नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभिषेक एकेडमी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एक्सेस करने के लिए अध्याय 1 AEFI को समझना। AEFI का वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन में क्लिक करें और वीडियो देखें। सीनियर एएनएम दीदी और 2 जूनियर एएनएम सविता और सोनिया टीकाकरण के सत्र स्थल पर हैं। रश्मि टीकाकरण सत्र में अपने 3 माह के शिशु सोनू के साथ आई है। मैंने ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, IPV और PCV की खुराक दे दी है और अब मैं पेंटावेलेंट वैक्सीन दूंगी। ये बच्चे को 5 बड़े रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है: डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस B और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के संक्रमणों, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के कारक। ठीक है। बच्चे को बुखार और दर्द हो सकता है और सुई देने वाली जगह पर लाली और सूजन हो सकती है। ये बुखार कम तीव्रता का होता है और स्वयं सीमित होने वाला होता है, जो 1-2 दिनों में स्वयं खत्म हो जाता है। इस पैरासिटामोल सिरप को लें और बुखार होने पर हर 6 घंटे में शिशु को 2.5 मिलीलीटर खुराक दें। कृपया सिरप बोतल की कैप पर खुराक की मात्रा देखें। लाली और सूजन के लिए सुई दिए स्थान पर ठंडा सेक दें। वैक्सीन का अगला सेट इसी सत्र स्थल पर 28 दिनों के बाद दिया जाएगा। कृपया अगली बार भी अपना टीकाकरण कार्ड साथ लेकर आएं। कृपया यहाँ बैठें और 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें। 30 मिनट के बाद, दीदी सोनू ठीक है? ठीक है, अब आप घर जा सकते हो। दीदी मैंने सोनू को कल टीका लगवाया था, उसे कल से ही बुखार है। दीदी मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है रश्मि, मैं समझ सकती हूँ, डरो नहीं। देखो, हमने पहले ही आपको बताया था कि बच्चे को बुखार हो सकता है और सुई दिए गए स्थान के आसपास लाली, दर्द या सूजन हो सकती है। क्या आपने उसको पैरासिटामोल सिरप की खुराक दे दी है? ओह दीदी, मैं देना भूल गई। मैं अब आपके द्वारा दिए गए पैरासिटामोल सिरप की खुराक दे दूंगी। चिंता मत करो, बुखार अगले 1-2 दिनों में चला जाएगा। धन्यवाद दीदी। क्या हुआ दीदी, क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सोनू को मामूली AEFI हुआ है। 1-2 दिनों में ठीक हो जाना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है। टीकाकरण के बाद हमारे रूटीन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। दीदी, हम आपसे AEFI के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शुभ प्रभात। आज मुझे आपका प्रशिक्षक बनने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। देखिए, हम सभी टीकाकरण के उपरांत कोई प्रतिकूल प्रभाव या AEFI की पहचान करने, माता पिता को आश्वस्त करें, अपेक्षित होने पर इलाज करने और ऑथोरिटीज को AEFI रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त हम AEFI के प्रबंधन और उनकी रोकथाम दोनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज आइए हम लोग AEFI की मूल जानकारी, AEFI का अर्थ और इसके प्रकार और AEFI को रिकॉर्ड करने और उसको रिपोर्ट करने में शामिल कार्यों पर चर्चा करें। आसानी से समझने के लिए इस पूरे मॉड्यूल AEFI को 3 अध्याय में बांटा गया है। अध्याय 1 AEFI को समझना। अध्याय 2 एनाफाइलैक्सिस सहित AEFI का प्रबंधन। अध्याय 3 AEFI की रोकथाम, स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका। हम हर एक अध्याय को 3 अलग अलग सेशन में कवर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस पाठ के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगे यह विस्तार से बताने में कि AEFI क्या है, विभिन्न प्रकार के AEFI की पहचान करने में,
ठीक ढंग से AEFI रिकॉर्ड करने में, ऑथोरिटीज को AEFI की रिपोर्ट करने में, AEFI के कारणों को समझने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग की जाने वाली वैक्सीन्स पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी हैं। हालांकि ऐसे भी अवसर आते हैं जब टीकाकरण के उपरांत प्रतिकूल घटनाएं घटित हो जाती हैं। आइए अब हम AEFI को परिभाषित करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण के उपरांत प्रतिकूल घटना या AEFI टीकाकरण के बाद होने वाले कोई भी अप्रिय चिकित्सा घटना है जिसका संबंध टीके से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी लक्षण या रोग जो टीकाकरण के उपरांत होते हैं उनको रिपोर्ट करें, इस बात को ना सोचते हुए कि वह लक्षण या रोग किसी वैक्सीन के इस्तेमाल से हुआ है या नहीं। ऐसी प्रतिकूल घटनाएं जो माता-पिता, अभिभावकों, समुदाय या मीडिया का ध्यान आकर्षित करती हैं, उन्हें भी AEFI के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आइए हम विषय पर वापस आए और रश्मि के शिशु सोनू के मामले की समीक्षा करें। सविता, आप क्या सोचती हैं? सोनू का क्या मामला था? दीदी, सोनू का मामला एक माइनर AEFI का था। ऐसी घटनाएं टीकाकरण के बाद घट सकती है। बहुत अच्छा सविता। आइए अब हम लोग AEFI के 3 प्रकार के बारे में जानें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। गंभीरता और अंतराल के आधार पर AEFI को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला माइनर, दूसरा गंभीर तथा तीसरा अति गंभीर। यह नोट कर ले कि यह वर्गीकरण रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया गया। इसलिए हमारी भूमिका में हमसे अपेक्षित होता है कि हम ऐसी घटनाओं की पहचान करें और उन्हें उचित तरीके से रिपोर्ट करें। आइए हम माइनर AEFI से प्रारंभ करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। माइनर AEFI वो है जो सामान्य और स्वयंसीमित प्रतिक्रियाएं टीकाकरण के कुछ घंटों के भीतर घटित होती है, कुछ समय अवधि में समाप्त हो जाती हैं और कम खतरनाक होती हैं। सोनू का मामला माइनर AEFI के अंतर्गत आता है। सोनिया, क्या आप माइनर AEFI के लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं? जरूर दीदी, माइनर AEFI में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। स्थानीय प्रतिक्रियाएं जैसे कि इंजेक्शन के स्थान पर दर्द, सूजन और या लालिमा जैसी प्रतिक्रियाएं एंटीजन के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं। सिस्टमिक प्रतिक्रियाएं जैसे बुखार, चिड़चिड़ापन, बेचैनी या भूख में कमी, इनका होना भी एंटीजन के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है। बहुत अच्छा सोनिया। इस प्रकार रश्मि के शिशु के मामले में बुखार एक सिस्टमिक प्रतिक्रिया था। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। दूसरा प्रकार अति गंभीर AEFI में ऐसे केसेस शामिल हैं जिनका परिणाम निम्नलिखित होता है। मृत्यु, अस्पताल में दाखिल होना, विकलांगता या अक्षमता। AEFI क्लस्टर अर्थात उसी प्रतिकूल घटना के 2 या अधिक केसेस जो समय, स्थान, वैक्सीनेटर या किसी स्वास्थ्य सुविधा के तहत संबंधित होते हैं। जन्मजात विकृति या जन्मजात दोष। मीडिया रिपोर्ट्स या समुदाय या अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए गंभीर AEFI को समझते हैं। AEFI जो माइनर AEFI की तुलना में चिकित्सकीय रूप से गंभीर होते हैं, लेकिन अतिगंभीर जैसे मृत्यु, अस्पताल में भर्ती होने या विकलांगता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें गंभीर AEFI के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। इस श्रेणी में ऐसे मामले शामिल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है और या जिनका OPD या
डे केयर में इलाज किया जाता है। ये AEFI अक्षम बना सकते हैं, लेकिन यह जीवन के लिए आम तौर पर घातक नहीं होते हैं। इनमें से अधिकांश के कारण लंबी अवधि की समस्याएं नहीं होती हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट निश्चित रूप से की जानी चाहिए। गंभीर AEFI के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। एनाफाइलैक्सिस के अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले मामले, जिसमें रोगी ठीक हो चुका है। उच्च तीव्रता वाले बुखार के अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले मामले, अर्थात 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तेज बुखार जो ठीक हो गया है। गंभीर स्थानीय प्रतिक्रियाएं, जैसे कि इंजेक्शन के स्थान पर एब्सेस, फोड़े बनना, जिनका बिना भर्ती किए OPD में उपचार किया गया है। असाधारण वैक्सीन प्रतिक्रियाएं, जैसे कि दौरे पड़ना, सीजर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपोटोनिक हाइपोरेस्पॉन्सिव एपिसोड, अत्यधिक रोना। ऐसे केसेस जो लंबी अवधि की समस्याएं पैदा नहीं करते हैं। यदि इनका इलाज OPD स्तर पर किया जाए तो ये गंभीर श्रेणी में आते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी अतिगंभीर प्रतिक्रियाएं गंभीर होती हैं, जबकि इसके विपरीत सच नहीं है। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। AEFI के मामलों या उदाहरणों को टेबल में सही हेडर के नीचे खींचकर ले जाएं, ताकि उनका सही वर्गीकरण हो। अति गंभीर AEFI अस्पताल में भर्ती होना, AEFI क्लस्टर और विकलांगता को यहाँ ड्रॉप करें। गंभीर AEFI उच्च तीव्रता वाले बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती न होने वाले मामले, इंजेक्शन के स्थान पर एब्सेस या फोड़े निकलना, OPD में उपचार, हाइपरटोनिक हाइपरपोसिव एपिसोड, माइनर AEFI, भूख पे कमी, हल्का बुखार और बेचैनी के ऑप्शन को यहाँ ड्रॉप करें और सबमिट में क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब हम AEFI के 3 प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी बच्चे को किसी शिकायत के साथ हमारे पास लाया जाता है, तो हमें उसके माता पिता को आश्वस्त करना चाहिए, मामले का आंकलन सही तरीके से करना चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो इलाज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उन सभी AEFI को रिकॉर्ड करना भी अपेक्षित होगा जिन्हें हम देखते हैं। इन सभी को रिपोर्ट करना भी आवश्यक है। इसलिए आइए हम यह विचार विमर्श करें कि AEFI को रिकॉर्ड करना क्यों आवश्यक है और AEFI को कैसे रिपोर्ट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन की सुरक्षा के प्रति जन समुदाय की प्रतिक्रिया और टीकाकरण के प्रति आम लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी कुछ AEFI को अविलंब रिपोर्ट करना और उनकी जांच करना आवश्यक होता है। इसलिए हमें AEFI को सही तरीके से रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। दीदी, क्या हमने रश्मि के शिशु के मामले को भी रिपोर्ट किया था? हाँ बिल्कुल, रश्मि के शिशु का मामला माइनर AEFI का मामला था। ध्यान दें कि आपको सभी AEFI प्रकरणों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसमें वे सभी माइनर प्रकरण भी शामिल हैं जो हमें आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, माता पिता या अभिभावकों द्वारा बताए गए हैं। AEFI की रिपोर्टिंग के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। किसी भी AEFI की रिपोर्टिंग किसी भी समय की जा सकती है, चाहे टीकाकरण और प्रतिकूल घटना के बीच या प्रतिकूल घटना और रिपोर्टिंग के बीच का समय अंतराल कितना भी हो। AEFI को किसी भी टीके के बाद रिपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वह UIP में दिया गया हो या नहीं, सरकारी या प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया हो, लाभार्थी बच्चा हो या वयस्क। मैं
AEFI रजिस्टर में इन सभी को दर्ज करूंगी और मासिक HMIS रिपोर्ट में उन्हें सबमिट करूंगी। यदि टीकाकरण कर्मी ने लाभार्थी की टीकाकरण की जानकारी यूविन में दर्ज की है, तो वह यूविन में ही AEFI की रिपोर्ट कर सकता है। सभी प्रकार के AEFI माइनर, गंभीर और अति गंभीर को यूविन पोर्टल में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि AEFI को रिकॉर्ड करने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए क्या आवश्यकता है। माइनर AEFI की रिपोर्ट करने के लिए हमें निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पहला, माता-पिता और अभिभावक के द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए सभी माइनर AEFI को दर्ज करें। दूसरा, प्रत्येक सप्ताह AEFI रजिस्टर में सभी माइनर AEFI के विवरण को दर्ज करें। तीसरा, मासिक HMIS की रिपोर्ट में उसे सबमिट करें। हालांकि अगर हम किसी भी AEFI को गंभीर या अति गंभीर के रूप में पहचानते हैं, तो हमें आवश्यकता है संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी या जिला टीकाकरण प्रतिरक्षण अधिकारी को टेलीफोन द्वारा या स्वयं जाकर इसकी सूचना दे। इसके उपरांत हमें सभी अति गंभीर और गंभीर AEFI के विवरणों को भी AEFI रजिस्टर में दर्ज करना है और मासिक HMIS की रिपोर्ट में उसे सबमिट करें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जब भी निर्देश दिया जाए जन समुदाय के साथ जांच के परिणामों को साझा करना चाहिए। देखिए, AEFI रजिस्टर ऐसा दिखता है। सभी माइनर, गंभीर एवं अति गंभीर AEFI के विवरणों को AEFI रजिस्टर में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। HMIS सिस्टम में विभिन्न डेटा रिपोर्टिंग फॉर्मेट हैं और इनमें रिपोर्टिंग उप स्वास्थ्य केंद्रों, PHC, CHC, उपजिला अस्पतालों, जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों से की जाती है। यदि उप स्वास्थ्य केंद्रों या आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की चर्चा करें, तो महीने के दौरान रिपोर्ट किए गए AEFI प्रकरणों की संख्या अनुभाग 8.6 के तहत दर्ज की जाती है। इस अनुभाग के अंतर्गत 4 भाग इस प्रकार हैं। 8.6.1 AEFI के प्रकरणों की संख्या माइनर जैसे कि बुखार, चकत्ते, दर्द आदि। 8.6.2 AEFI के प्रकरणों की संख्या गंभीर जैसे एनाफिलेक्सिस, बुखार 102 डिग्री से अधिक जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है आदि। 8.6.3 AEFI के प्रकरणों की संख्या अतिगंभीर जैसे कि अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, विकलांगता, समूह आदि। 8.6.3a अति गंभीर AEFI प्रकरणों की संख्या में से कुल AEFI द्वारा हुई मृत्यु की संख्या। कृपया ध्यान दें कि जो मृत्यु के केसेस 8.6.3a के तहत रिपोर्ट किए गए हैं, उन्हें 8.6.3 में भी रिपोर्ट किया जाना है। यदि कोई AEFI रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो ANM को फॉर्मेट्स में संबंधित पंक्ति में 0 दर्ज करना है। स्वास्थ्य केंद्र और आउटरीच के लिए संख्याओं को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सोनिया, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि माइनर AEFI सामान्यतः टीकाकरण के बाद ही होता है? दीदी, यह वैक्सीन के घटकों के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्रतिक्रिया है। सही है। माइनर AEFI जैसे कि दर्द, सुई के स्थान पर सूजन या लाली होना, बुखार, फोड़ा या भूख कम लगना टीकाकरण के उपरांत आम बातें हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कारक भी हैं जिनके कारण AEFI हो सकते हैं। पहला, वैक्सीन को गलत तरह से तैयार करने में उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली घटनाएं।
यह नोट करें कि इन कारण के परिणाम स्वरूप होने वाले AEFI रोके जा सकते हैं। दूसरा, टीकाकरण से संबंधित डर या घबराहट से होने वाली AEFI, जिसका कारण वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द होता है। तीसरा, संयोग से होने वाली AEFI, यह घटनाएं टीकाकरण के समय बच्चे में अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हो सकते हैं। यह AEFI तब भी हो सकते हैं जब वैक्सीन को सही तरीके से सभी सावधानियां के साथ लगाया गया। इन सभी कारकों पर हम गंभीरता से नजर डालेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन को गलत तरह से तैयार करने में उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली AEFI टीकाकरण में होने वाली गलतियों से होने वाली प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहले भी चर्चा की गई है, इन कारणों से हुई AEFI को रोका जा सकता है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम अपने टीकाकरण के कार्यों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से करें, ताकि इन AEFI की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। आइए वैक्सीन को गलत तरह से तैयार करने में उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली टीकाकरण की गलतियों को समझें। टीकाकरण की पहली गलती वैक्सीन और डायल्यूएंट के रखरखाव में हुई गलतियों के कारण होता है। ये गलतियां तभी हो सकती है जबकि किसी वैक्सीन और उसके डायल्यूएंट का परिवहन या भंडारण उचित तरीके से नहीं किया जाता है। उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। अत्यधिक ठंड में वैक्सीन को रखना, जैसे कि वैक्सीन कैरियर में जमे हुए आइस पैक्स का उपयोग करना। अत्यधिक ताप में वैक्सीन को रखना, जैसे कि सत्र वाले स्थान में कोल्ड चेन को न बनाए रखने के मामले में। एक्सपायरी डेट निकल जाने के उपरांत किसी उत्पाद का उपयोग। टीकाकरण में दूसरी गलती वैक्सीन के चयन में त्रुटि या उसके उपयोग निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं होने के परिणामस्वरूप हो सकती है। यह गलती उन मामलों में होती है जहां टीकाकरण संबंधी निर्देशों, खुराक या सारणी का पालन नहीं किया जाता, या कॉन्ट्राइंडिकेशन संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करना। निर्धारित समय सीमा के बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन का उपयोग। टीकाकरण में होने वाली तीसरी गलती टीका देने में त्रुटियों के कारण होती है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, नॉन स्टेराइल इंजेक्शन लगाना, जहां डिस्पोजेबल सिरिंज या सुई का फिर से उपयोग करना, जिसके कारण वायल दूषित हो जाता है, विशेषकर मल्टीडोज वायलों में। अपर्याप्त रूप से स्टेराइल सिरिंज या सुई, दूषित वैक्सीन या डायल्यूएंट का उपयोग करना। बाद के सत्रों में रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन का फिर से उपयोग करना। दूसरा, वैक्सीन के रिकॉन्स्टिट्यूशन में गलती या असामान्य परिस्थितियों में वैक्सीन का उपयोग। यह निम्नलिखित के कारण हो सकते हैं। गलत डायल्यूएंट के साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ड्रग सब्स्टिट्यूट वैक्सीन या डायल्यूएंट के स्थान पर वैक्सीन का उपयोग करना, जिसका रंग बदला हो, धुंधलापन हो या उसके अंदर अन्य पदार्थ हो। टीके का उपयोग करने से पहले उसको ठीक से ना हिलाना। सिरिंज को गलत तरीके से भरना। तीसरा, सुई लगाने में गलती, जैसे निम्नलिखित मामलों में गलत तकनीक या इंजेक्शन साइट, BCG या DPT या TD या TT को त्वचा के नीचे बच्चों के कूल्हे में इंजेक्शन दिया जाना या जांघों के आंतरिक मध्य हिस्से में देना या गलत सुई का उपयोग करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब हम टीकाकरण से होने वाली तनावपूर्ण प्रतिक्रियाएं, जिसका कारण वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द होता है, के बारे में समझें। यह सामान्यतः वयस्कों, किशोरों और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में आम है,
जो वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यह बेहोशी, हल्का सिरदर्द, चक्कर आना, मुंह के चारों ओर और हाथों में झुनझुनी जैसे लक्षण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। छोटे बच्चों में उल्टी और सांस रोकने के लक्षण हो सकते हैं। यह अकेले या समूह में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामूहिक एमआर अभियान में बच्चे मूर्छित हो जाते हैं। टीकाकरण से संबंधित चिंताजनक प्रतिक्रिया को कम करने के लिए यह जरूरी है कि लाभार्थियों और देखभालकर्ताओं को टीके और इसकी प्रक्रिया के बारे में टीकाकरण से पहले समझाया जाए। सोनिया, क्या आप हमें उन AFI के बारे में संक्षेप में बता सकती हैं जो संयोग के कारण होती हैं? हाँ दीदी, जरूर। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। कभी कभी AEFI तब भी हो सकते हैं जब सभी प्रकार की आवश्यक सावधानियां बरती गई हो। ये घटनाएं संयोगवश टीकाकरण के उपरांत घटित हो जाती हैं। बहुत अच्छा सोनिया, जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है, संयोग से हुई घटनाएं टीकाकरण के कारण नहीं होती हैं। ये टीका उत्पाद, टीकाकरण में गलती या टीकाकरण से होने वाली पीड़ा के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, टीकाकरण के उपरांत होने वाला बुखार अंदर मौजूद संक्रमणों जैसे निमोनिया के कारण भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ उन क्रियाकलापों का एक सेट है जो हमें अब तक प्राप्त जानकारी के प्रति हमारी समझ के आकलन में सहायता करेगा। इन क्रियाकलापों के उपरांत हम उन बिंदुओं को संक्षेप में समझेंगे जिनकी जानकारी हमने आज प्राप्त की है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। AEFI की प्रकृति का मिलान इसके सही उदाहरण के साथ करें। कॉलम A में प्रत्येक रेडियो बटन को कॉलम B में रेडियो बटन के साथ जोड़ें। टीका देने में की गई गलती। 1 नंबर को नॉन स्टेराइल सिरिंज के उपकरण के उपयोग के कारण बैक्टीरिया जनित फोड़ा से मिलाएं। टीकाकरण से तनाव प्रक्रियाएं। 2 नंबर के कॉलम को MR के अभियान के दौरान बच्चों का मूर्छित होना से जोड़ें। संयोग से हुई घटना। 3 को पेंटावायलेट टीकाकरण के उपरांत तुरंत बुखार होना लेकिन वास्तव में वह निमोनिया के कारण से जोड़ें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आप अब की बार विजेता प्रतियोगिता की हॉट सीट पर बैठे हैं, जिसको आपकी PHC से आए चिकित्सा अधिकारी ने आयोजित किया है। आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आप एक स्टार बैज के हकदार होंगे, जो ब्रॉन्ज से शुरू होकर डायमंड तक है। अपने उत्तर का चयन करें और अगले प्रश्न पर जाने के लिए सबमिट को क्लिक करें। क्या आप शुरू करने के लिए और सभी बैजों को जीतने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो शुरू करें को क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन से AEFI को AEFI रजिस्टर में रिकॉर्ड करना आवश्यक है? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। क्या टीकाकरण में होने वाली गलतियों से होने वाले AEFI की रोकथाम हो सकती है? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एनाफिलेक्सिस के अस्पताल में दाखिल नहीं किए गए मामले को रिकॉर्ड करना आपसे अपेक्षित नहीं है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। उपत्वचा में यानी सबक्यूटेनियसली दिया गया BCG AEFI का कारण बन सकता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें।
आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप निम्नलिखित में सक्षम हो गए हैं। यह विस्तार से बताने में कि AEFI क्या है, विभिन्न प्रकार के AEFI की पहचान करने में, ठीक ढंग से AEFI रिकॉर्ड करने में, ऑथोरिटीज को AEFI की रिपोर्ट करने में, AEFI के कारणों को समझने में। शुभकामनाएं। इस प्रकार हम आज की चर्चा की समाप्ति पर आ गए हैं। आइए हम लोग AEFI के प्रबंधन पर चर्चा के अगले स्तर के लिए मिलें। तब तक के लिए शुभ विदा। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।